Hello, dear friends. You're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 28 मई 2020 द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन, आप स्टूडेंट्स कोई भी जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो स्टडी आई एस कोड यूज कर आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई एस कोड यूज करना आप ना भूलें। अब हम देखते हैं पेज नंबर फर्स्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर हमारे लिए जो ये आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ट्रंप साहब ने ऑफर किया है मीडिएट मीन्स मध्यस्थता का, कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फेस ऑफ चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है, उसमें मध्यस्थता कर वो सुलझा सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी जो ट्रंप साहब हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कई बार ऐसे बयानबाजी करते हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके बारे में भी, कश्मीर को लेकर भी मध्यस्थता की बात की थी, लेकिन इंडिया ने उसको फिर नकार दिया था कि हमें किसी दूसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम दोनों देश आपस में बायलैटरली मीन्स द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा इसे सुलझा लेंगे। अगेन यहाँ पर ये पंच बनकर वापस ट्रंप साहब ने ऐसा बोला है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में मध्यस्थता हम करेंगे। हम ये देखते, हमने कल भी बात की थी, हमने कल भी इस पर डिस्कशन किया था अच्छे से कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ चल रही है। यहाँ आज अगेन लिखा हुआ है कि फेस ऑफ 4 जगह चल रहा है। यहाँ पर इंडिया एंड चाइना के बीच में फेस ऑफ 4 जगह चल रहा है। एक पैगोंग लेक, एक डमचोक, गलवान जो वैली है वहाँ पर, इन लद्दाख एंड नाकुला, जो नाकुला सिक्किम में दर्रा है वहाँ पर। तो ये 4 जगह क्या चल रहा है, फेस ऑफ। यहाँ पर हम मैप के द्वारा अगर इन्हें देखें और फेस ऑफ के रीजन्स क्या है ये भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पर ये है इंडिया का मैप, इंडिया एंड यहाँ पर नेपाल एंड भूटान, और यहाँ पर हमारा सिक्किम है। सिक्किम में जो एक ब्लैक पॉइंट दिखा रखा है, यहाँ पर ब्लैक पॉइंट वो क्या है, नाकुला। यहाँ पर फेस ऑफ हो रखा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना की आर्मी के बीच। अगेन जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यहाँ पर अक्साई चीन। हमने कल भी इस पर डिस्कशन किया था कि ब्रिटिश द्वारा ऑफर की गई लाइन 1889 में एक वाइट लाइन है। इंडिया जो क्लेम करता है वो क्या है, ग्रीन लाइन। एंड जो रोड बना लिया है तिब्बत से होते हुए सिंजियांग तिब्बत रोड, जो 1957 में चाइना ने बनाया है। एक है लाइन रीच्ड बाय चाइना इन नवंबर 1962 एंड लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन रीच्ड बाय चाइना सितंबर 2 1962। तो यहाँ पर अब जो प्रेजेंट में लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, ये है। यहाँ पर जो रेड लाइन आपको दिखाई जा रही है ये क्या है, प्रेजेंट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर ये जो है गलवान घाटी, यहाँ पर लद्दाख का एरिया, और ये पैगोंग लेक, इन दोनों जगह यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये पूरी तरह डिमार्केट नहीं है, इसका डिमार्केशन नहीं हो रखा है। मीन्स इंडिया एंड चाइना के बीच में फिक्स नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसमें भी ओवरलैपिंग रीजन्स है। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था कि अगर यहाँ पर एक फार्मर का खेत है, ये मीन्स फार्म हाउस है, सेकेंड फार्मर का फार्म हाउस ये है यहाँ तक, एंड फर्स्ट वाले का यहाँ तक है, तो ये जो बाउंड्री है मीन्स ये जो एरिया ये ओवरलैपिंग एरिया है। तो हो सकता है ये फार्मर इसमें कभी आए, ये फार्मर, दोनों जब आएंगे एक साथ तो यहाँ पर फेस ऑफ होगा, मीन्स यहाँ पर गतिरोध या फिर उनमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा ही कई बार क्या होता है, जब आर्मी आती है चाइना की यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए तो इस एरिया में एंटर कर जाती है। इंडिया भी इस एरिया में एंटर करता है, दोनों के बीच में फेस ऑफ होता है क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन है। दोनों देश अपना क्लेम करते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना कभी नहीं चाहता कि एक्चुअल लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसको एक तरह से सुलझा लिया जाए और दोनों देशों के बीच में बाउंड्री को सुलझा लिया जाए, ऐसा चाइना कभी नहीं चाहता, क्योंकि चाइना ऐसा कर कर बार बार उसको
इंडिया को ऐसा करके मनोवैज्ञानिक दबाव एक डालकर रखता है। जो पैंगोंग लेक है वहां पर भी यही प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बाहर आकर क्या होता है, यहां पर फेस ऑफ हो रखा है। जो चाइना है उसके द्वारा पैंगोंग लेक जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आकर भी उस पर अधिकार जताया जाता है किसका, चाइना के द्वारा। अब यहां पर अगर हम देखें तो इंडिया के द्वारा कहा जाता है कि जो अक्साई चीन रीजन है वो ये जो ग्रीन लाइन है वहां तक मेरा पार्ट है, जबकि अभी एक्चुअल कंट्रोल लाइन ये है। चाइना ने किसी समय 1962 में यहां तक अधिकार किया था, लेकिन अभी तक यहां तक हो गया है। एंड जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहां तक जो व्हाइट लाइन है उसके बारे में कहा था कि ये इंडिया एंड चाइना के बीच में बाउंड्री होगी। जो चाइना है इसने बाउंड्री बिल्ड जो एक रोड बना लिया है यहां पर, लेकिन जैसे ही यहां आसपास इंडिया रोड बनाना स्टार्ट करता है चाइना उसका विरोध करता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके आसपास अगर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है इंडिया तो उसका विरोध किया जाता है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर। सेकंड जो है हमारे लिए पेज, वहां पर कोई न्यूज़ नहीं यूपीएससी के रिलेवेंट, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। पेज नंबर 3 यहां पर भी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के रिलेवेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 4 पर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 5 यहाँ पर पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो हमारी यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। पेज नंबर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एडिटोरियल से संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या क्या है, फर्स्ट है लोकस्ट, ये हमने कल भी देखा था। देखो अभी इसका एक डायग्राम देख लो आप। जनरली आपने बारिश के समय ऐसे एक पर्टिकुलर कीट है इंसेक्ट, इसके बारे में देखा होगा, बारिश के समय ये बहुत आता है। इसको जनरली गाँव में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये एक कीट रहता है जो क्या करता है, फसलों को, जो कोई भी फसल रहती है फसल के ऊपर बैठता है और वहाँ से जो उसकी लीव्स रहती है उसको खा लेता है, और जो फूल एंड जो नई नई जो भी लीव्स आती है उन सभी को खाकर वो नष्ट कर देता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम क्या क्या देखेंगे कि ये जो है ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसने अटैक कर दिया है। तो ये तीनों हमको याद रखना कि राजस्थान, गुजरात एंड इवन दो ये एमपी, यहाँ पर दिल्ली में भी पहुंच चुका है, कल ही हमने देखा था। एंड इसके लिए एक है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर। तो ये आप याद रखोगे कि जोधपुर में एक लोकस्ट और वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जो लोकस्ट चेतावनी संगठन। बस केवल ये बातें आपको याद रखनी है। आगे हम देखेंगे क्या है कि यहाँ पर कौन सा एक्ट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, नो नीड। यहाँ पर जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा, एक वार्मिंग इंडियन ओशियन, अल नीनो, ये इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि अल नीनो होता क्या है। वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक, तो इसके बारे में देखेंगे कि इक्वेटोरियल जो रीजन है, जो विषुवत-रेखीय रीजन है, जहां पर जो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है वो कैसे गर्म होता है। एंड दैट इज ए पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अगेन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहां से ये आता है, कहां पर इसका पूरा किस सीजन में ये पूरा आता है, यहाँ से किसका माइग्रेशन जो है वो कहाँ से होता है। तो यहाँ पर जो हमको याद रखने की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथोपिया, सोमालिया एंड इरिट्रिया, ये जो है यहाँ से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या होता है, ये एक तरह से डोरमेंट स्टेज में रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है। यहाँ से जब ये डोरमेंट स्टेज में बिताता है कई बार गर्मियों को, और यहाँ से ये माइग्रेट करता है जैसे बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला रहता है हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में, तो यहाँ से ये सऊदी अरेबिया, यमन, यहाँ से होते हुए ईरान में एंटर कर जाता है, वहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में आ जाता है। अब इंडिया में बारिश के समय क्या होगा, इसका प्रजनन होगा, साथ में ये क्रॉप को क्या करेगा, नुकसान करेगा। आपने देखा होगा बारिश के समय बहुत ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये इसका क्या है, माइग्रेशन रूट, ये क्या है इसका माइग्रेशन रूट। और आप याद रखना CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 13, ये इस बार गांधीनगर गुजरात में हुआ था। यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल संभावना बनती है, इसको बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जितने भी एक जो प्रवासी पक्षी हैं उसमें पक्षी भी आते हैं, मछलियां भी आती है, जीव जंतु भी आते हैं जो एक देश से दूसरे देश के बीच में प्रवास करते हैं,
उनसे संबंधित एक यूएन का कन्वेंशन है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड्स। इसमें 2 सूचियां आती है, एनेक्स 1 एनेक्स 2, वो क्या होती है इनके बारे में अच्छे से आप अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 ये आप सभी देख लेना कि CMS 13 कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज 13 ये इस बार इंडिया में हुआ था, गांधीनगर में। यहां से क्वेश्चन आने का पूरा संभावना बनती है। यहीं से हम देखेंगे कि यहां पर क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर का अगर हम पार्ट देखें यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इन ईस्ट एंड वेस्टर्न जो हिंद महासागर है इसमें टेम्परेचर में जो डिफरेंस रहता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है उसे ही बोलते हैं क्या, इंडियन ओशियन डाइपोल। और इसका इफेक्ट भी पड़ता है किस पर, हमारा जो अल नीनो और ला नीनो जो इफेक्ट रहता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखना जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो हिंद महासागर की घटना है, ना कि प्रशांत महासागर की घटना। एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, उसका गर्म होना। तो यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में अल नीनो के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे, मैंने नोट्स बनाकर लगा रखा है। ए मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर, यहां पर द नोवल कोरोना वायरस क्राइसिस द राइट टाइम टू क्रिएट द एनर्जी ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म। इन्होंने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बातें की है, लेकिन दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको छोड़ सकते हो आप। जस्ट सिंपली आप पढ़ सकते हो, पूरा तमिलनाडु का इन्होंने एग्जाम्पल लेके बात की है, तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने इसको छोड़ दिया। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन से संबंधित इन्होंने पूरी पॉलिसी की बात की है कि माइग्रेशन जो हो रहा है, जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट्स, उनको लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, तो उसके बारे में हमने कई बार पहले के आर्टिकल्स में डिस्कशन किया है माय डियर फ्रेंड्स। डेली एक आर्टिकल आता है माइग्रेंट वर्कर्स पर, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल में, वो हमें क्या याद रखना है कि हम सब लोग जानते हैं कि माइग्रेशन आउटर भी होता है, इंटरनल भी होता है, या इनर माइग्रेशन भी होता है। इंडिया के लिए जो सबसे डेंजर वाला है वो है इनर माइग्रेशन। आउटर माइग्रेशन मीन्स अगर इंडिया से कोई यूएसए जाता है तो पक्का यूएसए तभी जाएगा, या फिर खाड़ी देशों में जाता है तो यहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं, उनको रोजगार मिल भी जाता है। और यहाँ पर जब एक्सटर्नल माइग्रेशन या आउटर माइग्रेशन होता है तो उसके लिए एक आपकी विशेष एक योग्यता होना जरूरी रहता है। लेकिन इंटरनल या इनर माइग्रेशन है, इनर माइग्रेशन ये हमारा लगभग 300 मिलियन जो लोग हैं उनका इनर माइग्रेशन होता है। मीन्स 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इंटरनल माइग्रेशन को फेस करती है। रीजन क्या है माइग्रेशन के, वो आप अच्छे से जानते हो। आप जस्ट टेक एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई गांव है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये विलेज है, और यहाँ पर पूरी सिटी है जहाँ पर कई मंजिला क्या है, इमारतें हैं। यहाँ से विलेज से सिटी की तरफ क्यों माइग्रेशन होता है, क्योंकि कई बार एजुकेशन के लिए होता है, कई बार हेल्थ के लिए, कई बार जो अन्य सुविधाएं, चाहे पेयजल की सुविधा हो, चाहे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, या फिर कई बार मजदूरी जो लेबर है उसके लिए। तो ये सभी जो सुविधाएं शहरों में मिलती है जो गाँव में आसानी से नहीं मिलती है। कई बार माइग्रेशन शादी के कारण भी करता है कि किसी दूसरे स्टेट में शादी हो जाए, किसी दूसरे देश में शादी हो जाए, ये भी है। तो विलेज जो है, विलेज से हमारे इंडिया में गाँव से शहर की तरफ जो पलायन होता है, वो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो गाँव में नहीं पाई जाती, इसीलिए कहाँ पर सिटी की तरफ माइग्रेशन होता है। यूपीएससी के बारे में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि यूपीएससी ने डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो आप स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लेकर आए हो वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप स्मार्ट विलेज की बात नहीं करोगे। मीन्स स्मार्ट सिटी मीन्स अच्छी रोडें, अच्छा पेयजल, मेट्रो सिटीज बना देना, वहाँ पर अच्छी लाइटिंग, उसके बाद जितने भी उद्योग धंधे हैं वो खोल देना, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, बेसिक जो सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छा कर देना। लेकिन जैसे ही ये सुविधाएं गाँव में नहीं रहेगी तो लोग जो स्मार्ट विलेज अगर नहीं बनाओगे तो गाँव से पलायन होगा कहाँ पर, सिटीज़ में। और सिटीज़ में जब पलायन होगा तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज पर, क्योंकि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, मेट्रो की कैपेसिटी आपके डेली की ले जाने के लोगों की 1 लाख है, लेकिन अगर उसमें 5 लाख लोग बैठ कर जा रहे हैं तो अनावश्यक बर्डन हो गया आपके ह्यूमन रिसोर्सेज पर, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, आपके चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, उन सभी पर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, चाहे फिर वो मलिन बस्तियां बनने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ये सभी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा हमें याद रखना कि स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज बनना बहुत जरूरी है। यहां पर जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है उसने कहा है कि लगभग इंडिया में 450
इंटरनल माइग्रेशन के केसेज हैं। 2001 में लगभग 30% पॉपुलेशन इंटरनल माइग्रेशन करती थी। 2011 में जनसंख्या के अनुसार 37% पॉपुलेशन इंटरनल माइग्रेशन करती है। इतने से पॉइंट अगर भाई माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने याद रख लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। अनावश्यक डाटा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये समझदारी आपको दिखानी है यूपीएससी के एग्जाम में। यहां पर हांगकांग हमने पहले ही देखा था, हांगकांग सिक्योरिटी लॉ बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो चाइना के विरुद्ध कोई ऐसा काम करता पाया जाता हांगकांग में, तो वो उसको चाइना में ले जाकर क्या उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो एक तरह से वहां की जो स्वतंत्रता है हांगकांग की, उसको यहां नुकसान होने जा रहा है। एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, यहां पर किसान की बात कही कि फार्मर्स डिजर्व्स द फ्रीडम ऑफ मार्केट देयर प्रोड्यूस एट ए प्लेस ऑफ देयर चॉइस। वैकेन्या नायडू साहब द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि क्या होता है कि फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस, चाहे वो ग्रेन हो, चाहे मिल्क हो या अन्य कोई वस्तु, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, उसका मार्केट वो जहां पर बेचना चाहिए वैसी सुविधा उसको दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके मार्केटिंग पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर गवर्नमेंट्स रखती है, चाहे वो एपीएमसी एक्ट हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि अगर जो लोग मेरे साथ लगातार कनेक्ट हुए रहे हैं न्यूज में, उनको ये आर्टिकल सब ऐसे लगने लगेंगे बिल्कुल सिंपल, क्योंकि पिछले जो लेक्चर्स में हमने जो बातें की हैं सेम उन्हीं को घुमा फिरा कर अब आर्टिकल्स में आना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए अगर आपने लगातार 15 से 20 दिन भी न्यूज़ को पढ़ा है द हिंदू को रेगुलर, तो फिर वो चीज़ें रिपीट होकर आने लगती है। अब इनके देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिपीट हुई है, हम उन्हीं पर बात करेंगे डायरेक्टली। फार्मर्स मार्केट फ्रीडम, इन्होंने बात की है कि फार्मर्स की मार्केट फ्रीडम को लेकर कि सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, जितना भी उगाते हैं जो उनका उत्पादन है कृषि, उसकी सेल के लिए उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और अब आगे देखेंगे कि उनको क्यों नहीं फ्रीडम मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या रहता है जनरली माय डियर फ्रेंड्स, फार्मर्स क्या होता है, जब कोई भी फार्मर है इसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो विलेज का जो साहूकार रहता है, मनी लेंडर साहूकार, उसके पास पैसा लेने जाता है। अब अगर एक तरफ बैंक है एक तरफ साहूकार है, बैंक रेट ले रही है इंटरेस्ट रेट 5% की, साहूकार साहब कितना ले रहे हैं, जो मनी लेंडर हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं 15%, तो 10% का सीधा डिफरेंस आ रहा है। तो 10% का ब्याज, लेकिन किसान की मजबूरी क्या है कि या तो बैंक पास में नहीं है, या बैंक है तो कई तरह की ऐसी कॉम्प्लेक्स पूरी प्रोसीजर है कि किसान का माथा पूरा ठनक जाता है या दिमाग गर्म हो जाता है कि क्या पूरी प्रोसेस है बैंक में, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो सीधा सा चला जाता है। क्या होता है, मनी लेंडर के पास गया, जस्ट एक दिन में ही लोन, क्या 1-2 घंटे में लोन मिल जाता है उसको, जो पैसा मिल जाता है। बैंक में कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको सिंपल किया जाए तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अब किसानों को आसानी से मिलने लगा है किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। अब याद रखेंगे कि मनी लेंडर है उसके द्वारा शोषण भी किया जाता है किसान का। हमने एमएसपी पर कई बार डिस्कशन किया है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2018 में यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन था कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, और एमएसपी किसानों को लो इनकम ट्रैप से कैसे बचा सकता है, मींस जो उनकी आय है उसको उससे कैसे बचा सकता है। तो लो इनकम ट्रैप से किसानों को कैसे बचा सकता है एमएसपी, हमने पहले देखा था। एमएसपी के बारे में हमने पहले भी देखा था कि A2 प्लस FL कॉस्ट एंड एक C2 कॉस्ट जो MS स्वामीनाथन साहब ने बताई थी, अपनी जो स्वामीनाथन आयोग बना था 2004 में, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। एमएस के बारे में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि रिकमेंडेशन कौन भेजता है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और जो फाइनल डिसीजन लेता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये सभी पॉइंट्स है जो हमेशा आपके दिमाग में होने ही चाहिए। यहां पर भी हमने बात किया था कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके ऊपर कम से कम 5 से 6 बार हम डिस्कशन किए थे। इसमें क्या था कि इसमें यह प्रोविजन था कि कोई भी व्यापारी एक पर्टिकुलर लिमिट जो सरकार ने निर्धारित की है उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था, मीन्स संग्रहण नहीं कर सकता था वस्तुओं का। लेकिन अब इस स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है। अब स्टॉक लिमिट केवल प्राकृतिक जो आपदा है उसी समय लागू रहेगी। असेंशियल कमोडिटी एक्ट में अब स्टॉक जो सीमा है उसको हटा दिया गया, हमने पहले भी देखा था, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो पल्सेज हो, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे ऑयल सीड हो, इन सभी के बारे में हमने देखा था, चाहे ओनियन हो चाहे पोटैटो हो, 6 क्रॉप्स को इस दायरे से बाहर किया गया है।
एपीएमसी एक्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एपीएमसी एक्ट में पहले क्या प्रावधान थे कि अगर किसान का एक खेत है, उसके पास जो पास की मंडी है एपीएमसी मंडी, पहले उसमें अपने इस प्रोड्यूस जितना भी उसका एग्रीकल्चर कमोडिटी हुआ है उसको यहाँ पर बेचना जरूरी था। अगेन यहाँ पर बेचने के बाद अगर उसको बड़ी मंडी में लेके जाना है तो पहले यहाँ पर लेवी मीन्स टैक्स देना पड़ेगा, अगेन दूसरी मंडी में टैक्स लगेगा। मीन्स किसान स्वतंत्र नहीं था कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसके डायरेक्ट खेत में आकर कोई फसल खरीदे तो नहीं बेच पाता था। लेकिन अब किसान के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि किसान अब किसी भी स्टेट में जाकर बेच सकता है, किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है, एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगेगा। जो वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो। कोल्ड स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स कि मान लीजिए यहां पर कोल्ड स्टोरेज है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो ओनियन है या टोमेटो है या पोटेटो है। जनरली अगर पोटेटो को सिंपली हम रखें तो वो 2 से 3 महीने चलेगा, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में 12 से 12 महीने या फिर पूरे 1 से 2 साल तक चल जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ओनियन हो चाहे टोमेटो। टोमेटो को अगर सिंपली हम रखें तो 1 से 2 दिन में खराब होना स्टार्ट हो जाता है बाहर, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज में हम अच्छे से उसको रखें तो 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है। तो ये क्या है, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ा सकते हैं। स्टॉकिंग फैसिलिटी मीन्स स्टॉक करने की जो संग्रहण क्षमता है वो कम है। आपने देखा होगा कई बार बारिश के समय जो हमारा अनाज है वो भीगता रहता है और खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ये क्या है, स्टॉक फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज, आपने देखा होगा गांव में जब ट्रक रहता है, ट्रक में ही सारा लोडिंग कर दिया जाता है, चाहे टमाटो हो चाहे कोई ऐसी वस्तु हो। यहाँ पर इस टाइप से पूरा सड़कें अगर अच्छी नहीं होती तो टोमेटो यहाँ खराब हो जाता है। इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। पेरिसेबल मीन्स जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, जैसे टोमेटो है, इस टाइप की फ्रूट्स हैं, अगर उनके लिए सोचो एक ट्रक है जो कोल्ड स्टोरेज इसकी सुविधा इसमें है तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ सुविधाओं की कमी नहीं है, कमी है, जबकि फॉरेन कंट्रीज जो है वहां पर ये सभी सुविधाएं मिली हुई है। एक इन्होंने जो बात लिखी है कि शिप टू माउथ, पहले क्या होता था, किसान क्या क्यों इंपॉर्टेंस है कि शिप टू माउथ PLM80 प्रोग्राम चलता था, जिसके तहत यूएसए से शिप आते थे, जहाज आते थे समुद्र के द्वारा, और वो जब इंडिया की जो कोस्टल रीजन है वहां आने के बाद उनसे माल उतारा जाता था और तभी खाने के लिए मिलता था भारत के लोगों को। तो जहाज से हमारा जो खाना मिलता था, इसीलिए बोल रहे हैं शिप टू माउथ मीन्स जहाज से मुंह तक। अब प्रेजेंट में किसान की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि किसान ने ये जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्व किया, और अब हमारा क्या है, देश जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हो गया है। यहां पर अब जो फार्मर्स के सपोर्ट करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है, क्रेडिट सपोर्ट, कई तरह की योजनाओं के द्वारा किसान को आसानी से लोन मिल रहा है। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें भी अब संशोधन किया गया है। APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसमें भी संशोधन किया गया। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में हमने पहले ही बात किया था कि फार्मर का कोई खेत है और कोई कंपनी है, अब दोनों के बीच में पहले ही क्या हो जाता है, सौदा हो जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जितनी भी आपकी क्रॉप उगेगी, जैसे आलू है तो चिप्स बनाने वाली कंपनी उसको खरीद लेगी और इसको एक रिटर्न अच्छा सा दे देगी। तो ये सौदा पहले से ही हो जाता है क्रॉप उगाने से पहले। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि ये सारा मामला क्या है। अब आगे हम चलते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। यूपीएससी के रिलेवेंट कोई न्यूज़ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया इंडिया एंड चाइना का जो मतभेद था, उसके बारे में पॉइंट्स हमने देख लिया। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काला पानी, इंडिया शुड पुल आउट फोर्सेज फ्रॉम काला पानी। काला पानी के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स कि यही है, अगर आपने एक बार किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो मैं कहता हूं कि जनरली हम क्या करते हैं, पेपर जब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अरे मेरा आज लगभग 3 घंटे या 4 घंटे चले गए पेपर पढ़ने में, या 2 घंटे चले गए, क्यों? जबकि माय डियर फ्रेंड्स मेंस का लगभग 60 to 70% जो एरिया है वो कवर होता है न्यूज़पेपर से। आप कभी भी जाकर पेपर मिलाना, पेपर में मैक्सिमम जो आप पार्ट करोगे, इवन तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है उसमें भी डायनामिक पार्ट आप जब तक नहीं डालोगे, जब तक आप करंट नहीं डालोगे, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे आपको ऐसे हो, चाहे आपका जीएस पेपर्स हो,
चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इन सभी में भी जब तक आपका करंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक जगह एक तरफ आपको 12.5 में से मार्क्स मिलते हैं केवल 3 और 4, और एक तरफ मिलते हैं अगर 5 और 6। तो यही डिफरेंस रहता है। आपको लगता है कि क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसी के दायरे से जो इंटेलेक्चुअल है, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड है, उसका पता लगता है। आपको कितनी पकड़ है सब्जेक्ट्स को लेकर, पॉइंट्स को लेकर, कोई इश्यूज को लेकर, तो यही तो देखना है एग्जामिनर का। अब यहां पर हमने पहले भी देखा था कि नेपाल की बाउंड्री है, यहां पर इंडिया एंड चाइना, यहां पर ये जो एरिया है यहां से यहां तक पूरा नेपाल की बाउंड्री है, ये इंडिया है, एंड यहां पर बाकी चाइना। यहां पर धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, और हमने इस धारचूला डिस्ट्रिक्ट से यहां पर से होते हुए हमने क्या सड़क मार्ग बनाया है, और ये पूरा रीजन है कालापानी का रीजन है, और इसी के लिए चाइना ने कहा है कि ये जो कालापानी रीजन है ये तो मेरी बाउंड्री है, मेरा एरिया है, तो आप इस पर कैसे सड़क बना सकते हो। आप सड़क बनाकर लिपू लेक पास से होते पहुंच गए हो कहां, कैलाश मानसरोवर, ये तो गलत है। आपने मेरी टेरिटरी में घुसपैठ की है, ऐसा किसका कहना है, नेपाल का, क्योंकि नेपाल का दावा है कि ये जो लिपू लेक पास है कालापानी रीजन है, एंड ये एक है लिम्पियदुरा, जो कालापानी का रीजन का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो है लिम्पियदुरा। तो ये तीनों पार्ट पर दावा जताता है कौन, नेपाल। और नेपाल का एक और क्या कहना है यहां पर समझना, इस पर पहले भी हमने डिस्कशन किया था, इंडिया एंड नेपाल। नेपाल का धारचूला डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था जो इसका सबसे वेस्टर्न जिला है, तो ये जो वेस्टर्न जिला है धारचूला डिस्ट्रिक्ट, और ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट में हमारा पार्ट है, जो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसका पार्ट है कालापानी रीजन। तो यहां पर नेपाल का कहना है कि धारचूला डिस्ट्रिक्ट मेरा यहां तक जाता है, ये पार्ट मेरा है, इसीलिए लिम्पियदुरा जो इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, लिपू लेक पास, और जो यहां पर कालापानी रीजन है ये क्या है, मेरा रीजन है। कालापानी इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां से महाकाली रिवर गुजर रही है, इसीलिए इसका नाम महाकाली रिवर कहते हैं। तो इतना सा एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको हमेशा मैप के द्वारा याद रखना है। पेज नंबर 11, डायरेक्टली हमारे लिए पेज नंबर 11 है। यहां पर डिस्पाइट लॉकडाउन वीट प्रोक्योरमेंट ऑन टारगेट, तो यहां पर याद रखना वीट प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन था कि FCI जो है वो जो गेहूं खरीदती है, प्रोक्योरमेंट करती है गेहूं का प्रोक्योरमेंट क्या होता है अभी देखते हैं हम। गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट करती है उसमें कौन कौन सी कीमत जुड़ी हुई रहती है, तो ये आप याद रखना। जनरली क्या होता है कि किसान है, कोई भी किसान, ये जब फसल उगाता है खेत में जाकर अपने, तो क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो मार्केट में इसका प्राइस क्या होता है, बहुत कम रहता है। इसको उगाने में लगा मान लो 2000 रुपए, तो मार्केट में प्राइस मिल रहा है केवल और केवल 1500 रुपए, तो इसको हो रहा है नुकसान। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट लेके आई MSP। किसान को फसल उगाने से पहले ही कह दिया जाएगा कि आपका 2000 रुपये खर्च होता है, हमें पता है, तो आपका जब 2000 रुपये खर्च होता है तो हम इसका 1.5 गुना देंगे, 3000 रुपये। तो आप विदाउट टेंशन के आप क्रॉप को ग्रो करो। अगर मंडी में आपको 3000 से कम रुपए का भाव मिलता है तो हमारा FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया आपसे उस गेहूं को खरीद लेगा। तो ये जो गेहूं की खरीदारी MSP पर की जाती है उसी को बोलते हैं हम प्रोक्योरमेंट। और लॉकडाउन के टाइम पर भी वीट का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। तो यहां पर याद रखना, एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके तहत यह कहा गया था कि अब हमारे देश में सभी नागरिकों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी को भोजन मिलेगा। MSP, इसी के तहत MSP भी एक पॉइंट है, MSP के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया। पेज नंबर 11 पर ही यहां पर लोकस्ट थ्रेट इज बिगर दिस ईयर वांस मॉनिटर, तो यहां पर इसके बारे में हमने देख लिया। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने पहले से ही देख लिया। टिड्डी, जिसको टिड्डी बोलते हैं। अब हमारा पॉइंट है यहां पर अल नीनो प्रभाव, जो हमने पेज नंबर 6 पर स्टार्ट किया था। एक नया पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। अल नीनो प्रभाव क्या होता है, यहां पर प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशियन, उसकी जल की सतह क्या हो जाती है, तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मीन्स तापमान अगर माने सामान्य
15 डिग्री अगर औसत है तो उससे बढ़कर अगर वो 17, 18, 20 डिग्री पहुंच जाए तो वो क्या है, सामान्य से अधिक तापमान जो होता है प्रशांत महासागर का, मीन्स जो पैसिफिक ओशियन है उसका, तो इसे बोलते हैं अल नीनो। इससे प्रभावित क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून है वो इससे प्रभावित होता है। इसका उल्टा क्या होता है, ला नीना, मीन्स प्रशांत महासागर की जो अपर सरफेस है वो क्या हो जाएगी, या कूल हो जाती है। तो ये क्या है, इससे हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, मीन्स उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती है। 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जलवायु, वहां पर अल नीनो एंड भारतीय मानसून पर प्रभाव इसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आप जाकर खुद देखना। यहां पर मैं बता देता हूं कि ये जो घटना होती है, ये हर साल 5 से 10 साल में होने वाली घटना है। इसका प्रभाव क्या होता है, बाढ़, सूखा। बाढ़ पेरू के आसपास आती है और सूखा इंडिया में। आप देखना, जब, सॉरी मैं मैप थोड़ा सा लगाना भूल गए, यहाँ जब आप देखोगे साउथ अमेरिका, जब हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका का इस टाइप का मैप है, यहाँ पर क्या है, पूरा चिली है, उसके बाद यहाँ पर पेरू। तो यहाँ पर मैप आप थोड़ा सा देख लेना, तो यहाँ पर जो पूरा एक मैप है साउथ अमेरिका का, उसमें मैप में पेरू का तट देखना, ये परिघटना है वायुमंडल और महासागर दोनों की मिलकर, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर की घटना है। पेरू के निकट क्या होता है, इससे भारतीय मानसून कमजोर होता है। पेरू के निकट क्या होता है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहां पर उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। मीन्स जो समुद्र की धारा है वो क्या होती है, गर्म। मीन्स जो हमने देखा था कि वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल ओशियन, इक्वेटोरियल पैसिफिक, मीन्स जो उष्णकटिबंधीय महासागर है वो उष्णकटिबंधीय जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है वो इसमें गर्म हो जाता है। ये क्या होता है, इसके कारण सामान्यतः भूमध्य रेखीय, मीन्स जो इक्वेटोरियल उष्ण समुद्री धारा का ही विस्तार है, जो इक्वेटोरियल जो वार्म करंट है उसका ही विस्तार है। ये क्या प्रतिस्थापित कर देती है, ये पेरुवियन जो ठंडी धारा है हेम्बोल्ट, इन ठंडी धाराओं को गर्म धारा के द्वारा क्या करती थी, रिप्लेस, और इसी के द्वारा पेरू का तट का जो तापमान है लगभग 10 डिग्री बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, कई जगह वाष्पन अनियमित हो जाता है, भूमध्य रेखीय जो वायुमंडल परिसंचरण है उसमें क्या होता है, डिस्टोर्शन आता है, और जो पादप प्लवक हैं, जो प्लांट फाइटोप्लैंक्टन है, उसमें भी कमी आती है। आगे हम और देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है कि एयर जो रहता है वायुदाब, वो क्या होता है, एक तरफ रहता है उच्च वायुदाब। वो कब बनता है, जब वायु सघन हो, ठंडी हो, ठंडी होती है, जब कूलिंग इफेक्ट होता है तो क्या होता है, वायु ठंडी होकर पास पास आती है, तो पूरे जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, पास में आएंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल एक साथ आएंगे तो उसका क्या होता है, वायुदाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब वायु निम्न वायुदाब कब जनरेट होता है, जब वायु गर्म होती है, हीटिंग होती है, तो वायु क्या होती है, हीट होकर ऊपर की तरफ अलग अलग पार्टिकल फैल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो एयर प्रेशर पे याद रखना कि लो प्रेशर कब जनरेट होता है, हाई प्रेशर कब जनरेट होता है। एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि वायु के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन है वो हमेशा हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। मींस हायर प्रेशर कब बोलेंगे, जहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास हो वायु के, एक तरफ निम्न कहां, जहां पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हों, तो यहां से इस तरफ वायु का संचरण होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम भारतीय मानसून का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सामान्य अवस्था में क्या होता है, ग्रीष्म अवस्था जब अप्रैल मई का जो टाइम है, इसमें अब तिब्बत का पठार गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा नॉर्थ इंडिया अभी तप रहा है, आप देख रहे हो। अफ्रीका के यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन है, मीन्स यहाँ पर ठंडी जलधाराएं चल रही है। यहाँ से अब हम जब हमारा तटीय जो तिब्बत का पठार है बहुत ज़्यादा गर्म होकर लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर की तरफ विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी, और विंड ये जो चलेगी ये एंटर करेगी दक्षिणी पश्चिमी जो ये एरिया वहां से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे लगभग 60 to 70% क्या होती है, बारिश होती है। यहां पर और समझना एक बार कि 60 to 70% बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और खरीफ की फसल जो उगाई जाती है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, ये सभी क्या खरीफ की फसलें डायरेक्टली। क्रॉप्स ऑफ खरीफ्स जैसे मेज, ज्वार, सोरगम, बाजरा, पल मिलेट, धान, पेडी एंड ग्राउंडनट, ये सभी डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि कौन कौन सी रबी की क्रॉप है, कौन सी खरीफ की फसल है। अब यहां पर जो अल नीनो है उसका इंपैक्ट देखेंगे, अल नीनो का इंपैक्ट इंडिया के मानसून पर क्या हो रहा है। जनरली क्या होता है, हमने देखा था कि हाई प्रेशर से कहां लो प्रेशर
की तरफ बढ़ता है। मानसूनी हवाओं की गति जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मानसून हवाओं की गति तेज होगी, तो जाकर हमारे यहाँ मानसून भी उतना ही तेज आएगा। लेकिन अब आप देखना कि भूमध्य सागरीय जो भूमध्य उष्ण जलधारा है कहाँ पर, हेम्बोल्ट धारा पेरू के आसपास, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। यहाँ पर भी क्या जलधारा जब गर्म हो गई है तो यहाँ पर जब गर्म हो रहा है तो यहाँ पर भी लो प्रेशर का जोन बन रहा है। तो अब इस हवा जो यहाँ पर हवा है इसके पास दो मार्ग है, ये इधर जाए या इधर जाए, तो ये दोनों तरफ बढ़ जाती है, ये इधर भी आती है और इधर भी आती है। तो यहाँ पर जो जाने वाली हवा थी, क्योंकि यहाँ जो हवा थी जो जाती यहाँ पर, उसको क्या होता समुद्र में से यहाँ बीच में से वाष्पन लेती और ये जाकर बारिश करती इंडिया में। लेकिन जब इसकी रफ्तार कम हो गई, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इधर भी लो प्रेशर का जोन बना हुआ था एल नीनो के कारण, हेम्बोल्ट ठंडी जलधारा की जगह अब क्या हो गया, गर्म जलधारा। तो तट का तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था उसके कारण हमारा जो एल नीनो के कारण हमारा मानसून क्या हो गया, कमजोर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस टाइप से डायग्राम बनाकर आप यूपीएससी में लिख पाओ तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक डायग्राम से आप लगभग पूरा बिना लिखे आप लगभग सारी बातें समझा रहे हो। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे मानसून लो प्रेशर से हाई प्रेशर से कैसे मानसूनी धाराएं चल रही है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार आगे की जो इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड लेवल पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जो ट्रम्प साहब ने जो बोला था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर याद रखना एमएसएम के लिए हमने 3 लाख करोड़ का लोन दिया है बैंक के थ्रू। यहां पर याद रखना उस पूरे लोन की गारंटी कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी दी जा रही है किसको, एमएसएमई को। एक जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, वो है कि ये जो एमएसएमई है इनको जो लोन दिया जाएगा 3 लाख करोड़ का, उस पर जो बैंक अगर पैसा देगी तो वो 3.25 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं रखेगी, और अगर एनबीएफसी इस पैसे को देती है तो वो 14% से ज़्यादा ब्याज नहीं लेगी। ये सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं, आप पिछले लेक्चर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन सभी को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स। एनबीएफसी उसके बारे में हमने देखा था कि एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हो तो आप जरूर कमेंट करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप जरूर उसको बताएं। आपको इसके पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। टेलीग्राम लिंक पर मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ, ताकि आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सको। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा। यह संदेह, ये 2012 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से किस प्रकार भिन्न है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आई थी ला नीना के कारण, वो अल नीनो के कारण कैसे डिफरेंट है। यहां पर देखते हैं, मैं इंग्लिश बताता रहता हूं ताकि जो लोग इंग्लिश से संबंधित जो इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में आसानी से कर सकें। ला नीना विश्वतीय हिंद महासागर, मीन्स जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन है उसके समुद्र का असाधारण रूप से ठंडा तापमान, मीन्स जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल। जबकि अल नीनो विश्वतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म होने से चरित्रित होता है। मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्रशांत महासागर का एबनॉर्मल टाइप से वार्म हो जाना। अल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मीन्स यहां बोला जा रहा है कि अल नीनो का इंपैक्ट पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है किस पर, जो हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून है उस पर। जबकि ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव, मीन्स ला नीना का हमारा जो मानसून है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, आप इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच वन द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो यहां पर देखना ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, एंड नाइदर वन एंड नॉर टू। तो यहां पर आप बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसको आप क्वेश्चन जो है उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताना। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।